हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज होने जा रही है फिजिक्स की महा मैराथन क्लास। जी हाँ, महज एक वीडियो में आज हम पूरा का पूरा ड्यूअल नेचर और रेडिएशन ऑफ मैटर को खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का इससे पूछा जा रहा है एग्जाम में, और बहुत आसान भी है। तो इसको जरूर तैयार करिए और वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो। मेरा दावा है कि आप यहाँ से 6 नंबर जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और स्पीड में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। राइट। तो चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा, रेडिएशन का मतलब होता है क्या? लाइट से। अरे किसकी लाइट की बात हो रही है यहाँ पे लाइट की बात हो रही है सन की, सूरज की। तो सूरज की लाइट की बात हो रही है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इनका कहना है कि जो लाइट होती है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी तो हम तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, है ना, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़े, ये सब चीजें पढ़े। तो लेकिन इनका कहना है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। आइए जानते हैं लाइट की कौन कौन सी ड्यूअल नेचर होती है। तो देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, रेडिएशन यानी कि लाइट, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी लाइट में इनका कहना है कि कुछ जो फिनोमिना थी जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, है ना, ये जो फिनोमिना थी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ये सब जितनी फिनोमिना थी उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव थ्योरी से हो गया। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव थ्योरी से हो गया। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसी आई जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि सन्स इफेक्ट, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, ये सब ऐसी फिनोमिना थी जिनका जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव थ्योरी से नहीं हो पाया। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट को मानना पड़ा कि लाइट जो है एक कैरेक्टर और शो करती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पार्टिकल नेचर। क्या कहते हैं? पार्टिकल नेचर। यानी कि जो लाइट है, जो कि रेडिएशन है, वो दो कैरेक्टरिस्टिक से शो कर रही है यहाँ पे, एक वेव नेचर और दूसरा क्या? पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर में दरअसल है क्या चीजें? अब पार्टिकल नेचर को हम लोग देखेंगे। तो पार्टिकल नेचर में देखिए, सबसे पहले हम लोग फोटोन की बात कर लेते हैं पार्टिकल नेचर में। तो पार्टिकल नेचर जो होता है, इसी पार्टिकल नेचर में हम लोग फोटोन को बात करते हैं। तो पार्टिकल नेचर हम लोग क्या मानते हैं कि जो सनलाइट चलती है, सन से एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल की फॉर्म में चलती है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल की फॉर्म में चलती है, जैसे कि क्या, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। यानी फोटोन क्या है? एनर्जी ऑफ पैकेट्स और बंडल है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के फॉर्म में चलती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या? फोटोन। ठीक है। और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है, हर फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू या एच सी बाई क्या? लेमडा। E बराबर एच न्यू एच सी बाई लेमडा। आपको पता है कि न्यू यहाँ पे है, न्यू क्या है बेटा? न्यू हो गया यहाँ पे, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। सभी लोग जानते हैं न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या हो गया? वेरी गुड, वेवलेंथ। लेमडा हो गया आपका वेवलेंथ। अच्छा, उसके बाद एच। एच क्या है? एच इज प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। और एच की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 6.64 10 टू द पावर -34 क्या? जूल सेकेंड। ये एच की वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और सी तो सबको पता है भाई, पूरी दुनिया जानती है सी क्या है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। राइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये पूरा स्लाइड आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है ना। और लाइट की जो लाइट होता है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट इज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है। और पार्टिकल नेचर में हम लोग क्या मानते हैं? फोटोन को मानते हैं। फोटोन क्या है? एनर्जी ऑफ पैकेट्स और बंडल है ना। और हर फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू या एच सी बाई क्या? लेमडा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहली बात जान जाओ कि वर्क फंक्शन हमेशा किसी मेटल प्लेट के लिए डिसाइड होता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आप apparatus बनाएंगे, जो अरेंजमेंट करेंगे, उसमें जो मेटल प्लेट लगाएंगे, हम लोग वर्क फंक्शन हमेशा उसी मेटल प्लेट का कैलकुलेट करेंगे। अब इनका कहना है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस, यानी मेटल प्लेट। कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी का मतलब हो गया बेटा
मिनिमम एनर्जी यानी कम से कम वो एनर्जी कितनी चाहिए, कितनी एनर्जी, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से क्या बाहर निकालने के लिए, इमिट कराने के लिए, है ना, कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई मेटल प्लेट अगर मान लें, अब मान लो ये मेटल प्लेट है, अब इस मेटल प्लेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके अंदर कहीं पे है, अब उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसके सरफेस तक लाना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसके सरफेस तक लाना है, तो इतनी जितनी मिनिमम एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, वर्क फंक्शन। उस मेटल क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा। और इस मेटल प्लेट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इस मेटल प्लेट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। क्या कहते हैं इसे, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। तो इस मेटल प्लेट को हम लोग और नाम से जाने की फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। और वर्क फंक्शन का देखिए फॉर्मूला होता है फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट या एच सी बाई लेमडा नॉट। आप बिल्कुल हमने अब जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी ऑफ फोटॉन का, उसमें पढ़ा है ना हमने, एच बराबर एच न्यू या फिर क्या एच सी बाई लेमडा, उसी के पैरेलल ये फॉर्मूला है। तो जिसे न्यू नॉट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लेमडा नॉट कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड का मतलब देखो, थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया कि वो लिमिट लगा दी यहाँ पर ना। थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया कि उन्होंने किसकी बात कर ली है, लिमिट की बात कर ली है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और एक सर्टेन वेवलेंथ से अगर नीचे या फिर ऊपर अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तब तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। आगे हम लोग समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। बात समझ आ गई, दैट इज योर वर्क फंक्शन, राइट। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत करना और नोट्स को बहुत बारीकी से बनाना अपने तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखिए अब अगला टॉपिक कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इमिशन क्या होता है। इमिशन का मतलब होता है बेटा, देखो इमिशन का मतलब क्या है, इमिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन, है ना, कि जब किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड योर इमिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इमिशन की बात हो रही है, तो किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हम करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं, जरा उसको देखते हैं। देखिए इसमें कहला कि टाइप्स ऑफ इमिशन में पहला जो है दैट इज योर थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है बेटा, कह रहा है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दैट इज व्हाट, हीट। यानी अगर किसी मेटल प्लेट को, यानी किसी मेटल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट को अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, थर्मल एनर्जी देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर थर्मल इमिशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, थर्मल इमिशन कहलाएगा। इसी तरह होता है बेटा एक फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन में देखो क्या होता है, कह रहा है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यानी कि किसी मेटल प्लेट को क्या करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, ठीक है, और उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकलेगा इजेक्ट होगा बाहर की तरफ, दैट इज योर नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा बेटा, फील्ड इमिशन कहलाएगा। उसे हम लोग कहेंगे फील्ड इमिशन कहेंगे। फिर बेटा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कह रहा है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन या फिर लाइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या हो रहा है, रेडिएशन या लाइट के थ्रू हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, थर्मियन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये किससे होगा, रेडिएशन ऑफ लाइट के कारण होगा, है ना। तो ये इतने टाइप के इमिशन होते हैं, 3 टाइप के इमिशन होते हैं। तो मेनली हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज योर व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी को हम लोग को भी पढ़ना है। ध्यान दीजिए अभी चैप्टर शुरू हुआ है, कहीं फ्री छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बेटा ये हम लोग का अगला टॉपिक जिसको कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और इसी टॉपिक की पूरा पूरा चैप्टर बेस है, मेन हमारा टॉपिक यही है ना। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दूसरे लैंग्वेज हम लोग कहते हैं हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे अलग ही चीज नहीं है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने मिलकर ही इसे क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी, तो उन्हीं की ऑनर में इसे कहा जाता है हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है और इसमें क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये ग्राफ समझ लेते हैं कि भाई ये डायग्राम किस चीज का है।
तो डायग्राम देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, काफी अच्छा लग रहा होगा डायग्राम ना, लेकिन डायग्राम को समझ डायग्राम है क्या। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक बैटरी लिया है ना, बैटरी लिया भाई, बैटरी के साथ एक आर एच का मतलब रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट काम होता है करंट कंट्रोलर डिवाइस है, वो करंट को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर करंट कंट्रोल करने वाला रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो भी करंट कंट्रोल हो जाएगा। बात तो सही भाई, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ध्यान रखना, एनर्जी खर्च होती है और हमको एनर्जी खर्च नहीं करनी है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, रोस्टेट को यूज कर रहे हैं, रियोस्टेट है ना, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, राइट। अच्छा, रियोस्टेट के साथ उन्होंने क्या किया, एक मिली एमीटर लगा दिया। अरे मिली एमीटर रहेगा तभी तो पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लगा दिया इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब क्या हो गया, ये जो ग्लास ट्यूब है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है। अरे एयर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा यहाँ तक पहुंचेगा तो एयर से इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा, उसका स्पीड स्लो नहीं हो जाएगा, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाधा नहीं पैदा कर रहा है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, इस वैक्यूम के अंदर क्या है, एक कैथोड प्लेट है, एक एनोड प्लेट है। भैया कैथोड प्लेट को माइनस से जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस आता है इसलिए कैथोड प्लेट है, और ए प्लस पर एनोड है, ठीक है, क्योंकि एनोड प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर बड़ा कॉमन चीज होगा, लड़कियां बड़ी यूज करती है भाई साहब इसको, है ना। फिल्टर को यूज करके मारती की पूरा इंस्टाग्राम पे तड़का मचा के रखी हुई है ना। भाई बुरा मत मानना लड़कियां, बात तो सही है फिल्टर। और एक बात और बताऊं, लड़के भी कुछ कम नहीं है, वो भी क्या करते हैं, बहुत भयंकर मात्रा में क्या कर रहे हैं, फिल्टर यूज कर रहे हैं ताकि अच्छा दिखे। अब तुम तो वैसे भी स्मार्ट हो यार, तुम तो नेचुरल स्मार्ट हो। कभी देखे हो आज तक किसी लड़के को ब्यूटी पार्लर जाते समय, नहीं देखे हो ना, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। और ये ब्यूटी पार्लर जाने का काम कौन है, लड़कियां करती हैं। अरे तुमको तो भगवान ने खुद ही वैसे बना के भेजा है कि तुमको जरूरत ही नहीं ब्यूटी पार्लर जाने का, तो तुम नेचुरल ब्यूटी वाले हो। ये 2 मिनट 4 घंटे 5 घंटे का जो ब्यूटिशियन जो कोर्स करके आते हैं ब्यूटी पार्लर से, दैट इज नो। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने, फिल्टर। तो फिल्टर यूज किया गया है, अब देखो फिल्टर यूज किया गया तो यहाँ से 3 रेज यहाँ से निकल रही है ना, और 2 ही रेज गई है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये फिल्टर कर दे रहा है। यानी यहाँ पे केवल वही कुछ ही रेज जानी है, सारी की सारी नहीं। और कौन सी रेज जानी है भैया, इसके पास जो अंदर जा रही है ये कौन सी रेज है, इसे हम लोग कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। ये है हाई फ्रीक्वेंसी रेज है भाई साहब, ये कैसी रेज है, हाई फ्रीक्वेंसी रेज है, जान जाइए। तो फ्रीक्वेंसी जब लाइट की ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया। इसी सेटअप को इन्होंने बना क्या किया था, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कह रहे हैं कि व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ना, ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट मतलब सी पे, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट एंड कलेक्टेड ऑन एनोड प्लेट ए यहाँ पे ड्यू टू इट अ करेंट स्टेबलाइज्ड इन द सर्किट एंड इन द एंटायर फिनोमेनन नोन एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस कैथोड प्लेट पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तब कैथोड प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कहाँ पहुंचेगा, एनोड प्लेट पे पहुंचेगा, और उससे क्या होगा, एक सर्किट में करंट स्टेबलाइज होगा, और इसी पूरी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो करंट पैदा हो रहा है बेटा ना, ये जो करंट यहाँ पैदा हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। सॉरी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बड़ी आसान चीज है यार, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखो ये जो 4 चैप्टर है ना, हम लोग बात कर लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, एटम की, ठीक है, न्यूक्लियाई की, और सेमी कंडक्टर। न्यूक्लियाई बहुत छोटा चैप्टर 2-3 नंबर का आता है, कम से कम 2 नंबर, ज्यादा ज्यादा 3 नंबर, तो नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े चैप्टर जरूर कवर करो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसको कवर करो, एटम खत्म करो, और सेमी कंडक्टर, ये सब मिलाकर 19-20 नंबर का फेरा डाल देगा आपके एग्जाम में। पासिंग नंबर तुम्हारा ऐसे आ जाएगा यार, पासिंग नंबर देखना ध्यान से। तो अच्छे समझ में आ गया।
तो इसको अच्छे से नोट बना लो, ठीक है। और हम लोग थोड़ा चलते हैं अब आगे, समझते हैं कि क्या क्या किन किन चीजों पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है ना, कि करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा, है ना, अलग अलग चीजें देखेंगे। तो पहले इतना नोट कर लो, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग को अलग अलग डिपेंडेंसी देखने की, अलग अलग इफेक्ट देखना है कि जैसे मान लीजिए कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे हमको दो तीन इफेक्ट देखने हैं। और यही दो तीन इफेक्ट जो है एग्जाम पूछा जाता है सॉरी, तो यही आपके दो तीन इफेक्ट क्या एग्जाम पूछे जाएंगे। तो समझिए पहले कि कुछ एजम्पशन है, कुछ उस एजम्पशन को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो फोटोन चल रहे हैं ना, पैकेट्स और एनर्जी या बंडल के फॉर्म में जो फोटोन चल रहे हैं सन से, है ना, कि उसमें क्या होता है कि एक फोटोन किसी मेटल प्लेट पर अगर इंसिडेंट होगा तो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको भी ध्यान देना है कि जो एक फोटोन होगा ना, एक जो फोटोन होगा बेटा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है। अब वो जरूरत है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड प्लेट से निकलकर क्या एनोड प्लेट तक पहुंच पा रहा है। ये जब कैथोड प्लेट से पहुंच के निकलकर एनोड प्लेट तक पहुंचेगा तभी तो करंट स्टेबलाइज होगा ना। और वो डिपेंड करेगा उस फोटोन के अपने एनर्जी पर कि फोटोन की एनर्जी भैया कितनी है, क्योंकि फोटोन को तो एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और अगर फोटोन की एनर्जी कम पड़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से दे पाएगा। तो बात देखो यही है। तो याद रखिए हमेशा कि एक सिंगल फोटोन ही किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है, राइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले चीज कि जानिए कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल प्लेट। ए भाई क्या हुआ, इंटेंसिटी मींस हो गया नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन पर यूनिट एरिया, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोन्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। देखिए इंटेंसिटी का दो मतलब होता है, पहले बात को समझो। इंटेंसिटी का क्या है, दो मतलब है। एक इंटेंसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, वेव नेचर में, वहां पे जो इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट के ब्राइटनेस से मतलब होता है। क्या होता है, लाइट के ब्राइटनेस से मतलब होता है। एक इंटेंसिटी का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर एक इंटेंसिटी का मतलब हो गया, अगर वेव नेचर में बात करें तो एक इंटेंसिटी का मतलब हो गया क्या, उसके ब्राइटनेस से मतलब हो गया। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर में बात करेंगे, पार्टिकल थ्योरी में बात करेंगे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटोन से। क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ फोटोन से मतलब हुआ। तो इनका कहना है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स कि आप नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं, फोटोन बढ़ा रहे हैं। और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो पहली चीज हमने कहा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा, ठीक है ना। एक फोटोन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इमिट करा रहा है, इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की, तो भाई लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन और बढ़ेगा, है ना। जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा। भाई जितना फोटोन मेटल प्लेट पे गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो जो एनर्जी, वो जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, इतनी सफिशियंट है कि वो क्या कर रहा है, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को आसानी से इमिट करा दे रहा है, इतनी एनर्जी है उसके पास। यानी कि अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैथोड से एनोड तक पहुंच रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका मतलब कि करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तब इनका कहना है कि फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। या इसको हम यहाँ पे इसको काट लें और यहाँ पे कह दे करंट, ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी। ये भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं ना, जो आपका मन करे, ठीक है। तो ये अच्छे से देखिए, अगर इनके बीच का ग्राफ देखें, ये सिंपल सा ग्राफ है करंट और इंटेंसिटी के बीच का, कि देखो इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, करंट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ को एग्जाम में जरूर बनाना है ना, ग्राफ को कोड करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ग्राफ पूछता है भैया, बहुत बढ़िया से पूछता है। तो समझ आ गया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर, भाई साहब कहाँ जाना है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या होगा,
करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 6 नंबर का आने वाले हैं, इसलिए कहीं ध्यान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। एक वीडियो पूरा फिनिश करेंगे आज, एक वीडियो पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसको फिनिश करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बच्चों अगला हम लोग का है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, कि अब आपको ये देखना है कि जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट के ऊपर। पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करा रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहा है बैटरी, यानी बैटरी का क्या फर्क पड़ता है, बैटरी क्या इफेक्ट डालता है। तो जैसे कि हमने अपना देखा था और उसको हम थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं कि ये जो यहाँ पे मिडल प्लेट लगाए थे हम यहाँ पे, हालांकि फिगर खत्म हो गया है, फिगर मिट गया है, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव प्लेट था और ये पॉजिटिव प्लेट था, है ना। एक रफ फिगर यहाँ बनाते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हमारा था सन और यहाँ से हमारी लाइट क्या थी, आ रही थी, लाइट इंसिडेंट हो रही थी। तो जरा सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे बैटरी ना होता, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, है ना, इस पर नेगेटिव आया, इस पर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो अगर यहाँ बैटरी ना होता तो भी क्या इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ से यहाँ तक चला जाता? क्या ऐसा हो पाता कि अगर यहाँ बैटरी ना लगाते तो क्या बिना बैटरी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता? तो हम लोग का आंसर होता नहीं। चाहे हम यहाँ पर जितना भी एनर्जी का फोटोन यहाँ पे क्या करें, इंसिडेंट करा ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी एक एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोवाइड करा रहा है इलेक्ट्रॉन को निकलने में, राइट। जैसे मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है, अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इजेक्ट हुआ, यहाँ पे है ना, कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, फोटोन आया, फोटोन ने क्या किया, अपनी एनर्जी क्या की, इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेकर आगे बढ़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, और यहाँ पे लगा है पॉजिटिव पोटेंशियल, प्लस पे है ये, तो ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजिली क्या होगा, इस कैथोड प्लेट से इस एनोड प्लेट की तरफ आसानी से चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर बैटरी हटा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन न तो एक्स्ट्रा एफर्ट इस पर लगा पाएगा, और न ही जो पॉजिटिव पोटेंशियल दिख रहा है उसको क्या करेगा, वापस खींच पाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल का रोल यहाँ पे है। तो पोटेंशियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पे। तो जैसे देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट इंक्रीजेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। भाई जितने भी फोटोन आ रहे हैं, है ना, जितने भी फोटोन आ रहे हैं, इसको हटाते, तो जितने भी फोटोन आ रहे हैं हमारे, अभी जो फोटोन है वो डिफरेंट एनर्जी के हैं। कोई लो एनर्जी का फोटोन है तो कोई क्या है, हाई एनर्जी का भी फोटोन है। अब लो एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट कराएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, ये बात की बात है। अब जो हाई एनर्जी का फोटोन होगा वो क्या करेगा, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट कराएगा। जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली यहां से यहां पहुंच जाएगा, है ना, उसको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं। तो आपको ये देखना कि क्या लो एनर्जी का फोटोन यहाँ से यहाँ पहुंच पाएगा, तो बहुत मुश्किल बात है कि कोई लो एनर्जी का फोटोन होगा। लो एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो, आराम से कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ चला जाए, ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर हम इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दे, बढ़ाने का मतलब कि ये नेगेटिव बढ़ाना है प्लस भी बढ़ाना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बढ़ा दे, है ना। मतलब कि बैटरी का अगर हम कुल मिलाकर सीधी सी बात कहें कि बैटरी का हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। भाई बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी तो प्लस बढ़ेगा, माइनस बढ़ेगा। तो प्लस बढ़ने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पा रहा था, जो लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था, वो लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, आसानी से यहां से यहां तक चला जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो इसका मतलब इनका कहना है कि एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट इंक्रीजेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या इंक्रीजेस, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो वोल्टेज है बैटरी का वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोवाइड करा रहा है एक कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट तक जाने में, राइट। अच्छा, उसके बाद इनका कहना है कि एट अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल, at a certain positive potential photoelectric current reaches a maximum value
reaches a maximum value which is known as called what saturation current. saturation current क्या है जरा ध्यान से देखिए। saturation current का मतलब हो गया कि देखिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं सन से, लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोन, मान लीजिए कि 10 फोटोन आ रहे हैं। अब 10 फोटोन क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हुए, 10 फोटोन क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हुए। आपने क्या किया, इसका वोल्टेज बढ़ाया, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों का पोटेंशियल बढ़ाया। तो पोटेंशियल बढ़ाने से मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि एक फोटोन किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी एनर्जी दे सकता है। तो जब एक फोटोन अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा तो वही एनर्जी लेकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। यानी कि अगर मैक्सिमम 10 फोटोन यहाँ इंसिडेंट हुए तो 10 ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन क्या कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने से यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लगेंगे। जब तक हम यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ने वाला नहीं है। इसका मतलब कि एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, जिससे कि हमारा करंट क्या हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है, मतलब करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज और समझिए, कह रहा है कि द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ओवर विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन emitted, that is current in the circuit becomes what, zero, known as stopping potential या कट ऑफ पोटेंशियल। अब कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, देखो एक सिंपल सी बात समझो बेटा, पोटेंशियल को बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ चले जा रहे हैं। क्या होगा अगर पोटेंशियल क्या करे, घटाना शुरू कर दे, इसका वोल्टेज क्या करे, घटाना शुरू कर दे। तो जब इसका वोल्टेज जब घटाना शुरू करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पे एफर्ट कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाना बंद हो जाएगा। यानी कि जिस पोटेंशियल पे, जितने जितने नेगेटिव पोटेंशियल पे है ना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो गया मतलब हुआ कि इस सर्किट में करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा ना। तो इस सर्किट में करंट हो गया जीरो। यानी कि एक ऐसा पोटेंशियल जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन बंद कर दे, है ना, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन बंद कर दे, यानी सर्किट में करंट क्या करे, जीरो कर दे। दैट पोटेंशियल इज नोन एज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी सर्टेन गिवन इंटेंसिटी के लिए, मान लीजिए कि एक इंटेंसिटी है ना, देखिए कि हमने इंटेंसिटी I1 लिया है, इसमें आप देख लीजिए कि जो I1 की जो I3 की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है I2, फिर यहाँ पे क्या I1। तो एक सिंपल सा ग्राफ है पोटेंशियल और करंट के बीच का, एक सिंपल सा ग्राफ है पोटेंशियल और करंट के बीच का। हमें मान के चल रहे हैं कि हम जो एनर्जी का जो फोटोन आ रहा है यहाँ से, सब एनर्जी के, जब सबके फोटोन की एनर्जी का क्या है, कांस्टेंट है, सभी फोटोनों की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कि अब हो सकता है कि किसी I1 में, I2 में, I3, मतलब I1 में 2 फोटोन है, सबकी एनर्जी सेम है, I2 में 10 फोटोन है, सबकी एनर्जी सेम है, I3 में 20 फोटोन है, सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो एनर्जी सेम है, दैट मींस की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, एनर्जी सेम है मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी सेम है, और सबके लिए इसीलिए क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। क्योंकि देखिए एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करें, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे, दोनों में अंतर है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, जबकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी फोटोन क्या हो रहे हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, इसीलिए सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, राइट। अब देखिए इसमें दिया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई के बराबर हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और ये लिखिए ई इंटू वी नॉट, वी नॉट यहाँ पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसी वी नॉट को देने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए ये दोनों एनर्जी क्या होगी, आपस में बराबर हो गई। तो कुल मिला के देखिए बात यही है कि अगर हम लोग इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेगा, जिससे अगर सर्किट में करंट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात कि अगर हम बैटरी का वोल्टेज घटाते हैं
तो एक सर्टेन वोल्टेज पे जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो जाएगा और उस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे नेगेटिव पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि करंट देखिए सैचुरेट हो जा रहा है क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ फोटोन यहाँ से आ रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसलिए करंट क्या है, सैचुरेट हो रहा है। ऐसी बात ही नहीं कि आप लगातार आप क्या करिए, इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, है ना। अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे, इंटेंसिटी को फिक्स किए हुए हैं, इसलिए करंट सैचुरेट हो गया है। अच्छा, सारे एनर्जी के फोटोनों के लिए यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने, पहले इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, है ना। एक क्विक नोट बनाइए अपना, इसको नोट करिए। एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए वो चीज क्या है, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, राइट, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो इसका मतलब कि आपने क्या किया, फोटोन की एनर्जी बढ़ाए, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन आपने क्या किया, बढ़ाया, एनर्जी ऑफ फोटोन आपने बढ़ाया। अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यदि इतनी बातें आपको अच्छे से नोट करनी है, ठीक है, कि इंटेंसिटी बढ़ाए पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा और नंबर ऑफ फोटोन का, है ना, नंबर ऑफ फोटोन का स्टॉपिंग पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ आएगी अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, राइट। तो बेटा हम लोग का अगला जो है वो कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमको देखना है कि फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो देखिए, तो कुछ चीजें हम लोग जान चुके हैं। पहली चीज की इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो देखिए इधर सबसे पहली बात कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दैट इज फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी डिफरेंट। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन के लिए, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये देखिए ग्राफ यहाँ पे है पोटेंशियल और करंट के बीच में, आपको दिख रहा होगा कि न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन है। और सबके लिए देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए अलग है, इसके लिए क्या अलग है, इसके लिए अलग है। यानी कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन आएंगे उतने ज्यादा क्या करेंगे, एनर्जी की फोटोन निकलेंगे और उसको स्टॉप करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि बैटरी का वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम लोग अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा देखिए ये हम लोग का अगला सेक्शन है, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फोटोन्स आर द एनर्जी ऑफ पैकेट्स और बंडल। जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल है, ठीक है। तो ये फोटोन कोई रियल में कोई पार्टिकल नहीं है, फोटोन्स आर नॉट रियल पार्टिकल, कोई रियल पार्टिकल नहीं है। इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फिनोमिना है जहां पे वेव नेचर ऑफ लाइट काम करती है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां पार्टिकल नेचर भी काम करेगा। कहीं कहीं वेव नेचर काम करता है, कहीं कहीं क्या करता है, पार्टिकल नेचर काम करता है। यानी कि दोनों के दोनों जो नेचर होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा वहां पे काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही थ्योरी में दोनों का दोनों काम कर जाए। बात समझ में आएगी कि नहीं।
इसलिए कह रहा है कि फोटॉन्स आर द एनर्जी ऑफ पैकेट्स और बंडल। पहली चीज कह रहा है कि ईच फोटोन हैविंग एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा एंड मोमेंटम पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। यानी कि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये चीज नया है कि जो मोमेंटम होता है फोटोन का उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, राइट। तीसरा कह रहा है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो है। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या फोटोन ऐसे पकड़ सकते हैं हाथ में? नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है, जीरो है। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है, इसका मतलब कि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी फोटोन तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, जब वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। उसके बाद देखिए फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत बड़ी बात बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे कैन नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ना तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही उनको क्या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, राइट। अब कह रहा है कि इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, मान लीजिए फोटोन किसी दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, कोलाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन से कोलाइड कर रहा है या अल्फा पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, तो इनका कहना है कि द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझाए कि नहीं, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये फोटोन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। बात समझ आ गई इतनी, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा देखिए अब आगे कह रहा है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, या आइंस्टीन ने क्या कहा था। बेटा आइंस्टीन ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो भागों में खर्च हो रही है। पहला वर्क फंक्शन, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है मेटल से निकलकर मेटल के सरफेस तक आने में, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। और जो बची एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जाएगा, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा उस एनर्जी को लेके, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। यानी इनका कहना है कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में खर्च हो रही है। पहला कहाँ, वर्क फंक्शन में, और दूसरा कह रहा है इनका क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में खर्च हो रही है। यानी E बराबर क्या, फाई नॉट प्लस ई के। अब E बराबर पता है एच न्यू होता है, फाई नॉट को हम लोग पढ़ चुके हैं, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ई के। बेटा इसको इधर ट्रांसफर किए तो देखो माइनस हो गया, ये अपनी जगह रह गया, तो ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हमने पहले बता चुका है कि ये E इंटू वी नॉट के फॉर्म में होता है, और इसमें से H कॉमन ले लें तो H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी ध्यान से, ठीक है। कह रहा है पहली चीज कि इफ न्यू की वैल्यू अगर न्यू नॉट से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, देन ई के विल बी पॉजिटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा। दूसरे में कह रहा है कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हुई, कम हुई, देन ई के विल बी नेगेटिव, यानी कि ई के क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है कभी किसी की, कभी किसी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, दिस इज इनवैलिड, और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइंस्टीन का ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए और चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक बेहतरीन सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने देखिए क्या है, एक आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ किसके बीच के, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी यानी ईके के बीच का ग्राफ है। और ग्राफ में कहा जा रहा है कि फॉर विच मेटल प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी इजी, ठीक है।
ये आपका इसको कह दीजिए न्यूमन है और ये आपका क्या है न्यू2 है। कह रहा है कि किस मेटल प्लेट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो सबसे इजी होगा, सबसे आसान होगा और सबसे अच्छा किस मेटल प्लेट में होगा। तो ये आपको ग्राफ है, तो ग्राफ से कोई क्या आइडिया लगा पा रहे हैं कि जो मेटल प्लेट ए और बी है और दोनों में से किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे बढ़िया सबसे अच्छा होने वाला है, जहां पे इजीली तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आइडिया? चलो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप क्या करेंगे, क्लियर रखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो कि न्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम लोग क्या बना लेते हैं, एक रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन दरअसल होता क्या है। तो देखो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू Einstein's photoelectric equation, according to Einstein photoelectric equation, बेटा जो E है, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो भागों में खर्च हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में और दूसरी कहाँ, वर्क फंक्शन में। दूसरी कहाँ खर्च हो रही है, वर्क फंक्शन में। अगर हमको E के बराबर यहाँ से लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, E माइनस क्या फाई नॉट, ई के मान लीजिए अपनी जगह हो गया, ई को लिख सकते हैं एच न्यू और माइनस क्या फाई नॉट को अगर फाई नॉट रहने दे तो देखिए ई के और क्या न्यू में क्या हो गया, एक सिंपल सा हम लोग क्या कर लें, ग्राफ देख रहे हैं, न्यू सिंपल में ग्राफ देख रहे हैं। अगर इस इक्वेशन का कंपेयर करें कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करें भाई, y बराबर mx प्लस सी से, वेरी गुड, y बराबर mx प्लस सी से अगर हम क्या करें, इसका कंपेयर करते हैं, y बराबर mx प्लस सी से हम क्या करें, इसका कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि y जो है ex को बैलेंस कर लिया, यानी कि y एक्सिस पे कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो न्यू होगा वो x को बैलेंस कर लेगा, जो m होगा वो h को बैलेंस करेगा और जो c होगा वो कहलाएगा क्या, वर्क फंक्शन। बेटा यहाँ पे जो c होता है उस c को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरसेप्ट। मैथ वाले अच्छे से जानते होंगे कि y बराबर mx प्लस सी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी। जैसे आप लोग मानो लिखते हो y बराबर क्या 2x या x प्लस 1, y बराबर क्या x प्लस 1, इस तरह कोई इक्वेशन है ये। और कंपेयर करेंगे तो हम कहते हैं c क्या है, हमारा इंटरनल इंटरसेप्ट है, चूंकि यहाँ पे c बराबर माइनस फाई नॉट है और फाई नॉट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो नेगेटिव साइन है यही दिखा रहा है इसको, ठीक है। ये पहले प्लेट के लिए यानी फाई ए के लिए हो गया और ये कितने फाई बी के लिए हो गया, दूसरे मेटल प्लेट के लिए हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है ना, इस हिसाब से क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बनाया हुआ है। अच्छा चलो देख लेते हैं कि अगर पूछ रहा है कि कौन से मेटल प्लेट के लिए जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सबसे आसान होने वाला है, सबसे अच्छा होने वाला है। तो देखिए जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए फाई नॉट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए फाई नॉट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। भाई आपने क्या किया, फोटॉन ने एनर्जी दिया, ठीक है, जिस मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा उसके लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आसान रहने वाला नहीं है, वो सबसे क्या होगा, टफ होगा। देखो कहा है भैया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से जरा सा, देखो इधर देखो ध्यान से, जो फाई नॉट होता है वर्क फंक्शन एक तो वेस्ट एनर्जी है ना, वेस्ट एनर्जी का मतलब अनयूज्ड एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं, फालतू एनर्जी खर्च हो रही है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकला दूसरे प्लेट तक इजी पहुंच जाए, हमारा मेन काम है काइनेटिक एनर्जी वाला है, हमारा वर्क फंक्शन का तो मेन काम ही नहीं है, वो तो वेस्ट एनर्जी हो गई ना, वो क्या होगी, वेस्ट एनर्जी होगी, उसका कोई काम नहीं है। तो इसीलिए ये जो फाई खर्च हो रहा है ना, एक तरह से वेस्ट एनर्जी है, तो आप चाहेंगे कि ये कम से कम खर्च हो, आप क्या कोशिश करेंगे, ये क्या हो, कम से कम खर्च हो। जितना ये कम खर्च होगा उतनी सारी की सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, आपके काइनेटिक एनर्जी में जाएगी ना, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी
और आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड प्लेट तक आसानी से पहुंच जाएगा। यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो वो है बी के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए भैया, बी के लिए। तो इसीलिए जब वर्क फंक्शन की वैल्यू फॉर बी ज्यादा होगी, इसके लिए अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इसके लिए ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए कम हो जाएगी। और यही बात वर्क फंक्शन इसके लिए क्या है, कम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी और आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा इसमें, इस मेटल प्लेट ए में। बढ़िया से बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो फोटोन आ रहा है वो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी एनर्जी देगा, और उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी कहाँ खर्च होगी, वर्क फंक्शन में खर्च होगी, और कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जाएगी। तो वर्क फंक्शन कम से कम होना चाहिए। जैसे कि एक बार और एक चीज और सोचो कि वर्क फंक्शन सबसे कम जो होता है, देखो यही बात कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लेना बेटा, इसको नोट कर लो, इस स्लाइड को बढ़िया से बना लो, ठीक है ना, इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन की अगर बात करें, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जो है सबसे कम किसके लिए होता है भैया, सबसे कम किसके लिए होता है, तो होता है सीजियम के लिए। स्पेलिंग आप लोग देख लेना एक बार, सीजियम जिसको हम लोग CS कहते हैं ना, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग सीजियम को बोलते हैं बेस्ट सॉरी बेस्ट फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, बेस्ट फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट। इसीलिए हम लोग सीजियम को कहते हैं बेस्ट फोटोसेंसिटिव क्या है, ये मेटल प्लेट होता है, क्योंकि इसके लिए सबसे कम होती है। दूसरी चीज समझो कि भैया वर्क फंक्शन की वैल्यू, दूसरी बात की कि कौन से कलर की, जैसे हमने सुटेबल लाइट यूज किया है, तो सुटेबल लाइट में कहा जा रहा है कि कौन सा जो लाइट होगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे आसान बनाएगा। यानी जो सन से चलने वाली लाइट है उसमें कौन सी लाइट होगी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करने करेगी, आसान बनाएगी। तो इस बात को भी जरा समझ लो, जरा से इस बात को भी समझ लो। इस बात को भी समझ लेते हैं। चलो देखते हैं कि कौन सी लाइट होगी। देखो हमारे पास सन के पास कितनी कलर की लाइट है, विव ग्योर। और थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा में लिखें तो विव ग्योर ना। भाई देखो रेड से वायलेट की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या बढ़ेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। रेड से वायलेट की तरफ बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वायलेट से अगर रेड की तरफ बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इधर। तो रेड से वायलेट की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगा। तो एक चीज ध्यान दो, जो एनर्जी है फोटोन की वो है एच न्यू या HC बाई क्या, लेमडा। तो हम लोग लेमडा की बात नहीं करते हैं फिलहाल, अभी हम खाली एच न्यू की बात कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से देखो, जो ई है वो क्या है, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ऐसी लाइट जिसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे उसके उसके उस फोटोन, उस लाइट से रिलेटेड जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो बताइए कि वायलेट कलर की क्या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इस वेरी गुड, क्योंकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वायलेट कलर का एनर्जी भी सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड। यानी रेड वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसलिए वायलेट कलर का एनर्जी भी सबसे ज्यादा। और बेहतर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वायलेट कलर सबसे अच्छा माना जाता है, राइट। उसके बाद रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो रेड कलर की एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। और रेड कलर अगर यूज करेंगे हम लोग अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो बहुत मुश्किल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा।
बेटा इतनी बातें समझ में आ गई। बहुत क्विक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना है, कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे। राइट, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चले। वेरी गुड, चलो देखो इधर देखो। देखो बेटा अगली स्लाइड में क्या कह रहा है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और मैटर वेव क्या होता है। ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, फिनिश होने जा रहा है। क्विक रिवीजन करा रहा हूँ बेटा, क्विक रिवीजन, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा। वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और मैटर वेव क्या होता है। डी ब्रोगली ने कहा था भैया, देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल, हर वो पार्टिकल जो मूव कर सकता है, एवरी मूविंग पार्टिकल। अब वो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, वो चाहे चार्ज हो और क्या हो, अनचार्ज हो, कैसा भी चार्ज पार्टिकल, कैसा भी पार्टिकल है, ठीक है ना, उसके पास केवल मास होना चाहिए। भाई पार्टिकल है तो मास तो होगा ही। कराएगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली every moving particle associated with a wave, every moving particle associated with a wave which is known as क्या, मैटर वेव। हर मूविंग पार्टिकल जो क्या करता है, किसी वेव से, किसी न किसी वेव से क्या होता है, एसोसिएट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मैटर वेव कहते हैं। और वेवलेंथ ऑफ दीज वेव इज गिवन बाई, इसका वेवलेंथ हम लोग लिखते हैं लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, या एच अपॉन पी बराबर होता है एम बी। पी बराबर क्या होता है, एम बी। बेटा लेमडा को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अजीब नाम है डी ब्रोगली, खैर चलो, आपकी तरह नाम नहीं है, इंडियन के नाम होता है, जैसे कल्लू मल्लू मनाया नाम होता है ना, रमेश महेश दिनेश, इनके पास भी है, इनका भी नाम हो जाता, लेकिन उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ अ वेव व्हिच इज नोन एज मैटर वेव, ठीक है। और उस मैटर वेव का हम लोग वेवलेंथ दे सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन क्या एम बी, लेमडा क्या है, डी ब्रोगली क्या, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, भैया वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका लेमडा उतना ही कम होगा। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका लेमडा क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये जितने फास्ट आप मूव करेंगे आपकी डी ब्रोगली, आपका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। वेवलेंथ कम होने का मतलब ये बहुत अच्छा साइन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अच्छे समझ में आ गया, क्लियर ना। ओके बेटा, चलो अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, ठीक है बेटा। आप देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, लेमडा इक्वल टू लिखते हैं उसे एच अपॉन पी, लेमडा इक्वल टू लिखते हैं क्या हम लोग, एच अपॉन पी। अब कोई भी पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी और क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा। P बराबर लिखते हैं अंडर रूट में क्या, 2m k। P बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट में 2m k। तो जिनको नहीं पता है वो जान लो कैसे आता है, क्योंकि बेटा P बराबर होता है mv, दोनों का स्क्वायर करो, P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, है कि नहीं। P स्क्वायर बराबर, एक काम करो 1/2 से मल्टीप्लाइड यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, और एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर को एक साथ ले लिए और एक एम बच गया, है ना। ये देखो एक एम क्यों यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठाकर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर अपॉन क्या 2, इसे कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के इंटू एम। तो पी बराबर कितना हो गया, पी स्क्वायर इधर चला गया तो हो गया 2m k, लिख दिए इसको, ये स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ आएगा, ब्रैकेट में। देखो ये रिलेशन होता है P बराबर में रूट में क्या, रूट में 2m k। तो जहां पे लिखे हुए h अपॉन P को लिख सकते हैं रूट में क्या 2m k, P को लिख सकते हैं रूट में 2m k। m क्या है, मास, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको मोशन कराने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि h अपॉन हम लोग रूट में 2m और k की जगह लिख सकते हैं E इंटू क्या v, वेयर v क्या है बेटा, v क्या हमारा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। v हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
ध्यान से, ठीक है ना। ये के बराबर होता है, के बराबर होता है ई इंटू क्या, वी। के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या, चार्ज, कोई भी चार्ज ले लें। तो यहाँ पे हम ई की जगह हम क्यू ले लेते हैं। हम चार्ज की बात करें तो कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही हो, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन के लिए ना, स्पेशली अगर आपको सब से पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना है बेटा, हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस लेमडा बराबर हम लोग क्या करना है, एच अपॉन रूट में 2 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 10 पावर। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एच अपॉन क्या रूट में 2m, जहां के क्यू लिखा है वहां ई इंटू वी लिख देते हैं, है ना। जहां क्यू लिखा है वहां पे ई इंटू वी लिखते हैं। अब सबकी वैल्यू रखो, देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस क्या 34, चलो 64 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में 2 यम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज पार्ट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस क्या 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 10 पावर माइनस क्या 10 पावर माइनस 19 हो गया। और v हमको नहीं पता है तो v को v ही रहने दे रहे हैं, v को v ही रहने दे रहे हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं बेटा। यहाँ से 6.6 ही रहने देते हैं, इसको 4 को हटा देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। अभी हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, लेकिन वो वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में लगे कैलकुलेशन करने, बहुत लंबा कैलकुलेशन चलेगा, बहुत लोगों को तो कैलकुलेशन आता भी नहीं होगा, खासकर बायो वालों को। तो बायो वालों बहुत ध्यान से देखो ना, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना 34 हो गया, डिवाइडेड बाई भाई देखो 2 इंटू 9.1 में मल्टीप्लाइड करेंगे पहले, तो मल्टीप्लाइड कहीं कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको हटा देते हैं बेटा, इसका तो कोई काम है नहीं, इसको नोट कर लेंगे मेरे ख्याल से आप लोग, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं फिलहाल, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए आसानी से। देखो हम 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 का एक साथ मल्टीप्लाइड करना चाह रहे हैं ना। तो 9.1 में 2 से मल्टीप्लाइड होगा 2 हो जाएगा, और दोनों 18 और हो जाएगा 18.2। अब 18.2 में 1.6 से फिर मल्टीप्लाइड करना है, चलो तो चलो इसका इसमें करेंगे 12 हो गया, 48 हो गया, 48 एक 49, 4 हो गया, 6 का 6 4 10 हो गया, ठीक है ना। इधर करेंगे 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया, 2 9 2 11 8 1 9 2 29 पॉइंट कितना आया भाई 29.12। तो देखो यहाँ पे हो गया 29.12 इंटू 10 पावर जरा मिला लो, 10 पावर माइनस 31 10 पावर माइनस 19 को जोड़ेंगे, देखो दोनों का क्या है माइनस सेम है ना, दोनों जुड़ जाएगा। तो हो गया कितना 10 पावर ये माइनस 50 हो गया, सीधे सीधे माइनस 50 इंटू वी, तो वी रहेगा ये अपनी जगह। चलो अब क्या करते हैं, कुछ भी करो यार, 6.6 10 पावर माइनस कितना 34 लिख लिए, चलो लिख लिए कोई बात नहीं। तो 29.12 है, 29.12 को क्या करें हम लोग, अप्रोक्सीमेशन कर ले क्या यहाँ भी। चलो पहले तो ये 10 के पावर जो माइनस 50 दिख रहा है इसको रूट से बाहर निकाल लो, है ना। 10 के पावर माइनस 50 रूट से बाहर है, 29.1 को हम सीधे सीधे क्या मान ले 29 मान ले, और 29 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसको। भाई 29 का जब स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 29 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, डिवीजन मेथड से, 5 में तो जाएगा ही भाई, 25 हो गया, और 9 में से 5 गया 4 हो गया, कट गया, पॉइंट बढ़ाइए 5 यहाँ जोड़ दीजिए 10 हो गया, और डबल जीरो बढ़ा दीजिए 400 हो गया। अब ये 400 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 5.4 थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हम 29 भी तो किए हैं, तो 5.4 है ना अप्रोक्सीमेट। देखिए हो गया 5.4, इसका स्क्वायर रूट हो गया 5.4, 10 पावर माइनस 25 हो जाएगा बाहर निकल के, और रूट में तो अंदर भी रह ही जाएगा भाई, भी थोड़ी बाहर आया है, भी तो अंदर रह गया ना। चलो इसको थोड़ा सा, और अब हम लोग को क्या करना है भाई, अब हम लोग को देखो क्या करना है, 6.6 में 5.54 से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग 66 मान लें, इसको 54 मान लेते हैं,
चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। काम थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या करने, करना तो पड़ेगा ही। तो 6654 पहले तो 1 बार में जाएगा ही, तो ये जाएगा 2, यहाँ पे 1 बच गया, पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा देते हैं। अब देखो 2 बार में चली जाएगा, है ना, 2 बार में जाएगा ना, हाँ 2 बार में जाएगा आसानी से। तो बस 1.2, है ना। तो अगर आप चाहते कि नहीं हम चलो 2, तो चूंकि 8 हो गया तो 5 10 हो गया ना, तो 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 बढ़ गया, फिर 2 हो जाएगा, 1.22। तो देखो 1.22, है ना, ये आया आपका 1.22 इंटू पावर जरा मिला लो, 10 पावर -34, 10 पावर -25, दोनों बैलेंस कितना हो जाएंगे भाई, 10 पावर -19, 9 हो गए ना, 10 पावर -9। और रूट में भी कहीं भूल मत जाना, रूट में भी कहीं भूल मत जाना, नहीं तो काम हो जाएगा क्या, गड़बड़। अब देखो लेमडा, अब लेमडा करते हैं। अब किसी तरह इसको 10 पावर -10 बना देते हैं। 10 पावर -10 अगर बनाना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां ले चलेंगे, राइट। देखो 12.2 और 10 पावर माइनस क्या हो गया, 10 हो गया, बाय रूट में v। अब वेवलेंथ है तो वेवलेंथ की यूनिट आएगी मीटर, मीटर आएगी ना, वेरी गुड, मीटर तो आएगी ही आएगी। अच्छा 10 पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ना, तो देखो हो गया 12.2 रूट में v, क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। दिस इज द डी ब्रोगली क्या, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो आप आसानी से डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा है ना। तो इतना हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन बाबू देख लेते हैं, आप लोग तैयार है क्वेश्चन के लिए ना। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है, क्या पता इस बार भी आ जाए, तो देख लेते हैं। चलो ठीक है। तो बेटा ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, यानी अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। कह रहा है व्हिच ऑफ दीज हैव लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा हुआ है। पहले ही वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद देन सॉल्यूशन देखना। बट आपका टाइम नहीं लेंगे आप, हमको पता है आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखोगे। खाओ अपनी मम्मी कसम, खाओ सभी लोग, वेरी गुड। चलो तुम्हारी ईमानदारी पे हमको क्या है, पूरा विश्वास है। चलो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेटा हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ना, है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन रूट में क्या, 2m के। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि सबका मास भैया क्या है, सेम है। कह रहा है कि मास सबका क्या है, सॉरी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, सबका काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, सेम दिया हुआ है ना। इसका मतलब कि जो लेमडा होगा, देखो एच भी कांस्टेंट, के को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, 2 कांस्टेंट है, बचा m, यानी लेमडा क्या हो गया, रूट में 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब एक बात समझ में आएगी, एक बात समझ में ये आएगी बेटा कि किसका मास ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है। अब इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, है ना, जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। इसका मतलब कि लेमडा जो अल्फा पार्टिकल का होगा सबसे कम होगा, फिर किसका होगा, प्रोटॉन का होगा, और फिर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। यानी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी सबसे ज्यादा होगी, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी सबसे कम होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया से देख लीजिए। ये 2 नंबर में कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछे गए हैं, राइट ना। बेटा देखिए ये चैप्टर छोटा था लेकिन बहुत यूजफुल चैप्टर है, बहुत यूजफुल चैप्टर है।
5 से 6 नंबर का ये वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, लॉजिकल वे में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम में आप पूरा पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। एग्जाम में आप क्या करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, अभी इसका हम न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो इसका न्यूमेरिकल वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तभी लेकर आएंगे, अदरवाइज इसका भी न्यूमेरिकल हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें आप लोग। अगर आपको जो भी चैप्टर चाहिए उसको कमेंट करें, उसको हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बना के आपके सामने ले आएंगे। ठीक है ना। और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नया क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।